हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा ग्रुप थियोरी का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट किए थे, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है एंड सब ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ हमने डिटेल में कवर किए थे। तो आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्दर जो पोर्शंस हैं उनको देखने वाले, दैट इज़ ऑल द थ्योरम्स रिलेटेड टू सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप के रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे के सारे पोर्शन आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर से क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आना तय है और वो आएगा भी। ठीक है, तो ज़रूर आप अच्छे से A to Z चीज़ों को कवर किया कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिए सारे के सारे थ्योरम्स। ठीक है, उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स वाला टॉपिक भी आएगा आपके पास, देन नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर, अकॉर्डिंगली चीज़ें चलता जाएगा। पहले इनको आप ध्यान से समझो क्योंकि यही वो बेसिक 5 थ्योरम है जिनसे एटलीस्ट एक थ्योरम तो कम से कम 4 मार्क का एग्जाम में आना तय है। ठीक है, यहाँ से आपको यूनिट 2 में एक थ्योरम तो मिल ही जाएगा प्लस 4 मार्क का, हो सके तो किस्मत अच्छा है तो 2 भी मिल सकता है। ठीक है, और यही वो 5 थ्योरम है जिनको समझने के बाद आप एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है सब ग्रुप रिलेटेड वो किस तरीके से करोगे, ठीक है, वो आपका क्लियर होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। मैंने स्टेटमेंट सारे लिख रखा है, प्रूफ में डिक्टेट करके लिखा दूंगा आपको, क्लियर है। बट ध्यान से लॉजिक्स को डेवलप कीजिएगा और एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्यों कौन सा पार्ट किस लिए बताया जा रहा है और कैसे आया है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन, पहला पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, एक सब ग्रुप क्या होता है, एक अगर G कोई भी एक ग्रुप है किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अंडर पे, तो उस G का, G तो एक सेट होगा, उस G का कोई भी अगर सबसेट में ले लेता हूं तो वो सबसेट भी उसी स्टार के अंडर पे अगर ग्रुप हो जाता है, देन मैं उस S को या H को उस G का मैं सब ग्रुप बोलूंगा। क्लियर है क्या? ये था सब ग्रुप का बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। अभी बोला जा रहा है कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सब ग्रुप का भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या फिर ग्रुप का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वही आपका सब ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट होगा। उस ग्रुप के जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप आएंगे, इनवर्स एलिमेंट यूनिक रहेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होगा। समझ में आया ना? ठीक है, चलो तो पहला पार्ट अपन देखते हैं, है ना। पहला पार्ट अपन देखते हैं। अब लिख लीजिए, पहले लिखा देता हूं, देन अपन एक्सप्लेन कर देंगे उसको। ठीक है, लिखिएगा, लेट H बी आ सब ग्रुप। रोमन 1 का प्रूफ लिखा रहा हूं, आप सीरियली सारे के सारे ना लिख के एक एक करके भी लिख सकते हो। लेट H बी आ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, लेट H बी आ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड लेट E and E dash be the identity elements of G and H respectively, and let E and E dash be the identity elements of H and G respectively। ठीक है, तो अगर H और G का आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने दो कंसीडर कर लिया, E और E डैश, तो आप समझ रहे होंगे लॉजिक क्या बोलेगा। लॉजिक बोलेगा कि बाद में जाकर के अपन इन दोनों को क्या दिखाने वाले, इक्वल दिखाने वाले। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम ग्रुप में भी कर चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर E और E डैश दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि A इंटू E डैश A के इक्वल हो जाएगा और वही चीज E डैश इंटू A के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। क्लियर है? अगर मैं H से कोई भी एक एलिमेंट A ले लेता हूं तो उस एलिमेंट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट अपने क्या कंसीडर किए हो, H का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने E डैश कंसीडर किए हो। सही से लिख दीजिएगा, लेट E एंड E डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड H लिखिएगा। H एंड G लिखने से तो H का आइडेंटिटी एलिमेंट E हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे E डैश लिख दिया, या फिर यहाँ पे E लिख दीजिएगा, जो भी अकॉर्डिंगली आप सही कीजिएगा। ठीक है, और एक और रिलेशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू E इज इक्वल टू x इज इक्वल टू E इंटू एक्स, जहां पे x जो होगा वो अभी H का एलिमेंट नहीं होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट होगा डेफिनेटली। क्लियर है? तो चलिए, तो यहां से तो अपनों को चीजें मिल गया। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं एक चीज बोलूं, अभी अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो आप बातों को समझिएगा अच्छे से, है ना। अभी अगला लाइन पे मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूं कि A अगर H पे है, A अगर H पे है और H अगर G का सब ग्रुप है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि G का भी तो एलिमेंट होगा ना, क्योंकि सब ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि सब ग्रुप जो है वो तो ग्रुप का एक सबसेट होता।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्वियस चीज है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं x का वैल्यू यहां पे a लेकर के लिख सकता हूं। x का वैल्यू मैं a लेकर के यहां पे क्या लिख सकता हूं, ae इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ea आ जाएगा। इसको रोमन 1 दे सकते हो, इसको रोमन 2 दे सकते हो और इसको रोमन 3 बोल देना। तो ये चीज आपने कहां से यूज करके लिखे, x के जगह पे a डाल दिया, क्योंकि x को आपने g का कोई भी एलिमेंट कंसीडर किया। अभी पता चला कि a अगर h का एलिमेंट है तो a ही g का एलिमेंट होगा, तो a ही देकर के यहां पे लिख सकते हो। क्लियर है क्या, समझ में आया? सही बात है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख पाएंगे, ऑल्सो ई डैश अगर h पे होता है, अगर ई डैश h पे होता है तो ई डैश भी तो g पे होगा ना, क्योंकि h जो है वो g का सब ग्रुप है। तो ये भी इंप्लाई करेगा ई डैश जो होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, g का एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, ई डैश जो होगा वो भी क्या होगा, g का एलिमेंट होगा। सही बात है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं यहां से इजीली क्या लिख सकता हूं, आपका 3 और 4 से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 3 और 4 से हम लोग इजीली लिख सकते हैं AE और AE डैश जो है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ठीक है, तो अपन यहां से कमेंट कर देते, फ्रॉम 3 and 4 वी हैव AE और AE डैश जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, और एज A ये ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लो वैलिड होगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E डैश, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो आप लिख सकते हो, है ना, इसको आप स्पेलिंग करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर LCR लेफ्ट कैंसिलेशन रूल, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर कंक्लूड कर दो, आइडेंटिटी एलिमेंट इन H इज सेम एज दैट इन G। Therefore, identity element in H is same as that in G. क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ था, इसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन का ज़रूरत नहीं है। पहले आपने जनरल डेफिनेशन लिखे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का H और G में, दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग मान के, देन आपने ये सोचे कि भाई अगर X G का एलिमेंट है और A स्मॉल h का एलिमेंट है और H G का सब ग्रुप है, तो A अगर स्मॉल h में है तो A तो G पे भी होगा, तो X के जगह पे मैं क्यों ना A लिख दूँ। तो जैसे ही आपने x के जगह पे a लिखे तो आपको ये पता चल गया कि भाई ae और ae डैश तो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना, जहां पे e डैश जो है वो g का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि e डैश h का एलिमेंट है और h g का सब ग्रुप है। ठीक है, बाय डेफिनेशन जो भी आपने कंसीडर किया एग्जाम्पशन, तो यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से e और e डैश इक्वल आ गया। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन h इज सेम एज इन g, प्रूफ हो गया। मतलब सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। एक सेट का कितने भी सब ग्रुप हो जाए, उस एक ग्रुप का कितने भी पॉसिबल सब ग्रुप हो जाए, उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उन सारे पॉसिबल सब ग्रुप्स के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, देखो, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। क्या बोला, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक एलिमेंट का इनवर्स है ना, एक एलिमेंट का इनवर्स मतलब सब ग्रुप में प्रेजेंट होने वाला एक एलिमेंट का अगर इनवर्स का बात करूं, वो इनवर्स एलिमेंट वही आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट अगर ग्रुप में भी है तो उसका इनवर्स एलिमेंट जो आएगा सब ग्रुप में प्रेजेंट होने वाला सेम एलिमेंट का इनवर्स सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ए बी सी डी ग्रुप में है और उसका सब ग्रुप अगर ए कॉमा बी है तो ए का इनवर्स ग्रुप में जो आ रहा था और ए का इनवर्स जो सब ग्रुप में आएगा वो दोनों अलग अलग होगा, हो ही नहीं सकता, वो दोनों ऑब्वियसली क्या होगा, सेम होगा। वही बताया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो सेम अगेन आप कंट्राडिक्शन यूज करोगे या फिर जो भी है कि एक से ज्यादा कंसीडर करोगे इनवर्स, वही चीज है। ठीक है, तो सेम लॉजिक आप लिख लीजिएगा। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, लेट E be the identity element in G which is also the identity element in H, which is अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, which is also the identity element in H। नीचे लिखो let A belongs to H, let A belongs to H be any element, let A belongs to H be any element
देन A belongs to G, then A belongs to G. फिर उसके नीचे वाले लाइन पे लिखो let B is the inverse of A, let B is the inverse of A in H, and C is the inverse of A in G, and C is the inverse of A in G. मतलब क्या, H में उसी एलिमेंट का इन्वर्स और G पे उसी एलिमेंट का इन्वर्स हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया और बाद में जाके दोनों को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे. सिंपल सा चीज है. ठीक है, तो अगर मैं दोनों को अलग अलग मान लेता हूं सो दैट क्या मिलेगा हमें, अगर मैं लिखूं तो इन्वर्स प्रॉपर्टी लिखूंगा. अगर A का इन्वर्स आप B कंसीडर कर रहे हो तो A इंटू बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इंटू ए आएगा. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या, H सब ग्रुप का एलिमेंट होगा. ठीक है, सिमिलरली आप ये भी बता सकते हो A इंटू सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी इंटू ए हो जाएगा. ठीक है, तो अब की बार आपका A जो है वो G का एलिमेंट आपने कंसीडर कर रखे हो. ठीक है, समझ में आया, क्लियर. तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, है ना, एज B बिलोंग्स टू, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू, B के बारे में नहीं लिखे, और यहाँ पे A कॉमा C बिलोंग्स टू H. ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, B का इंफॉर्मेशन देंगे एज B, C तो G का एलिमेंट ऑलरेडी है, हमने कंसीडर कर लिए, तो B बिलोंग्स टू H एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, so it implies B is also an element of G. तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल पाओगे, फ्रॉम 1 and 2 we have A into B is equal to A into C. तो यहां से B equal to C आ जाएगा by left cancellation rule. क्लियर. therefore कमेंट कर दो inverse of A in H, therefore inverse element of A in H is the same as in G, is the same as in G. मतलब वही बोला जा रहा है कि अगर A, B, C, D आपके पास कोई भी एक ग्रुप है या फिर कुछ भी मान लो और उसका अगर ये कोई पॉसिबल सब ग्रुप है तो A का जो इन्वर्स एलिमेंट आएगा और इधर जो A का इन्वर्स एलिमेंट आएगा वो दोनों सेम होगा. ऐसा नहीं कि ये सब ग्रुप में कंसीडर हो गया तो इसका इन्वर्स एलिमेंट अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर है. तो ये दोनों प्रूफ का लॉजिक जो है वो बिल्कुल भी सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है, और इस तरीके का लॉजिक ऑलरेडी आप ग्रुप्स में कर चुके हो, कैसे हम यूनिकनेस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, है ना. तो वही चीज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा. सही बात है, क्लियर. आगे बढ़ते हैं, अपन चीजों को कंटिन्यू करते हैं अगला पॉइंट से. ठीक है, तो ये नंबर 3, 4 जो भी आपको दिख रहा होगा ना, इसको सब ग्रुप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस में जब भी आप टेस्ट करोगे या फिर बहुत सारे रिलेटेड थियरम्स में हम डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर देंगे कि अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम बता देते हैं कि ये सब ग्रुप है. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी कंसिडर किया जाता है. नंबर 3 और 4 सब ग्रुप टेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा. इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रूफ तो गारंटेड आएगा. सबसे ज़्यादा इसका आने का चांस है. अगर ये नहीं भी आया तो ये तो कन्फर्म आएगा, और ये नहीं आ सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता. 4th सेम का पेपर अभी भी एक बार नहीं हुआ है, तो ये थ्योरम तो आना ही आना है. ये तो कन्फर्म है. नंबर 3 अब लिख के रख दो. ये अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. 4 मार्क का ये तो आपको मिल ही जाएगा, और इसका एप्लीकेशन भी भरे पड़े आपको मिलेगा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली थ्योरम्स में हम इसका लॉजिक को डायरेक्टली यूज कर देंगे सब ग्रुप को स्टेट करने के लिए. क्लियर है. चलिए आगे बात करते हैं. क्या बोला जा रहा है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ अ ग्रुप G to a subgroup is that AB inverse belongs to H. Necessary sufficient condition बोला जा रहा है A into B inverse belongs to H for all A, B belongs to H. समझ में आ रहा है. या फिर आप A इनवर्स इंटू B बिलोंग्स टू H भी बोल सकते हो. बेसिकली यहाँ पे हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर रखा है. अगर ऑपरेशन एडिशन होता है तो किस तरीके से चेंजेस आएगा वो बताया जाएगा आपको. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स H विल बी ए सब ग्रुप ऑफ G इफ A, B belongs to H implies AB inverse belongs to H. तो इसको कंसीडर करके ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, और देन अगेन आपको इसको कंसीडर करके ये प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो यही सब ग्रुप का बेसिक टेस्टिंग होता है. ठीक है ना. अगर हम किसी भी जगह पे ये दिखा देते कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो डायरेक्टली हम स्टेट कर देते कि H जो होगा वो G का क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा.
ठीक है, हर बार ये दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना कि H जो सेट आएगा वो उसी ऑपरेशन के अंडर पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह पे हम चारों प्रॉपर्टीज का मेहनत सारा कर लेंगे, ठीक है, और आगे इसी रिजल्ट को यूज करते हुए बेशक आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। आप इसको यूज करते हुए आगे ये बता दोगे कि कहाँ पे ये सब ग्रुप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया तो सब ग्रुप होगा, नहीं कर रहा है तो सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 4 के साथ भी वही मामला चलेगा। क्लियर? तो समझिए चीज़ों को आगे ध्यान से, है ना, एंड देन बात करते हैं। तो पहले मैं लिखा देता हूँ, लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल है ना, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, कन्वर्सली थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं बताता हूँ आपको अकॉर्डिंगली, एक एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिखा देता हूँ। लिखिएगा ज़रा ध्यान से। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। पहले आपको ये H सब ग्रुप ऑफ G कंसीडर करके A B इनवर्स बिलोंग्स टू H प्रूफ करना पड़ेगा, एंड देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H कंसीडर करके H G का सब ग्रुप है प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, of a group G, therefore H is a group itself under the same operation, therefore H is a group itself under the same operation, नीचे लिखो, for all A comma B belongs to H, for all A comma B belongs to H, we have A inverse comma B inverse belongs to H, ठीक है। A इनवर्स कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं A कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H, सिंस H इज अ ग्रुप itself, since H is a group itself, therefore A into B inverse belongs to H by कौन सा प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, सही है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ तक, देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर द कंडीशन इज नेसेसरी। फर्स्ट पार्ट हो गया, द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी तो अभी सफिशिएंट प्रूफ करना होगा, मतलब अगर ये होता है तो H G का सब ग्रुप होना पड़ेगा, ये बड़ा ऑब्वियस है। देखो, अगर H G का सब ग्रुप है तो G जो ग्रुप जिस ऑपरेशन के अंडर पे हो रहा है, H भी तो उसी ऑपरेशन के अंडर पे सब ग्रुप बन रहा है, मतलब ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनवर्स भी सेटिस्फाई करेगा और क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं A और B को H में बोल रहा हूं तो A इनवर्स और B इनवर्स भी तो H में एग्जिस्ट करेगा ना, उनका इनवर्स एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रुप कैसे होगा, सब ग्रुप कैसे हुआ H? आप तो कंसीडर करके आए कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके आया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और क्लोजर भी करेगा। तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैं पकड़ लेता हूं तो इन दोनों एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी सेट में बिलोंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट का कहने का मतलब यहाँ पे इसका बात है, एज मैंने स्टार को मल्टीप्लीकेशन कंसीडर कर लिया तो ए बी इनवर्स का बात कर रहे हैं, तो ए बी इनवर्स अगर हम लिखते हैं कभी भी तो आप समझ जाना मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करके लिख रहे हैं, अदरवाइज ए स्टार बी इनवर्स या फिर ए ओ बी इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली, बट एज मैंने स्टार को मल्टीप्लीकेशन कंसीडर कर लिया तो ये आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी बातों को? क्लियर है क्या? तो अगर ए बी प्रेजेंट है एच में और अगर एच ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करेगा। तो प्रोडक्ट अगर बिलोंग करता है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने बताया? डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके बताया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये ए इंटू बी इनवर्स एच में बिलोंग कर गया। अगर ये एच में बिलोंग कर गया तो कंडीशन जो है वो क्या आ गया? नेसेसरी कंडीशन हो गया। क्लियर है क्या? चलो आगे बात करते, आगे बात करते दोस्त, और अच्छे चीज़ों को समझते हैं, है ना? अगला पार्ट लिखो कन्वर्सली, ठीक है? कन्वर्सली लेट, कन्वर्सली यहां तक लिखने के बाद लिखो कन्वर्सली लेट H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। अभी सिर्फ उसको हम सबसेट कंसीडर करेंगे और फिर चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे एक एक करके, एंड देन वो सब ग्रुप बनेगा। ठीक है? तो लेट H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, ऑफ अ ग्रुप G satisfying this, satisfying ये लिखो। क्लियर है?
मतलब अभी हम कन्वर्सली कर रहे हैं ना, मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं कि H को अभी सब ग्रुप मानने से थोड़ी ना होगा, ये तो प्रूफ करना है। तो H को हम G का एक सबसेट कंसीडर कर रहे हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सब ग्रुप है, मतलब चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना दिखाना होगा। ठीक है, तो नीचे लिखो टू प्रूव इट इज ए सब ग्रुप ऑफ G, to prove it is a subgroup of G, comma, we have to prove H is a group by itself. We have to prove H is a group by itself. H is a group by itself. H is a group by itself. ठीक है, नीचे लिखो since H is a non-empty subset, या फिर नॉन एम्प्टी सबसेट ना लिख के सेट भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख सकते हो, नॉन एम्प्टी सेट। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू H, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू H such that A into A inverse belongs to H, such that A into A inverse belongs to H, A into A inverse belongs to H। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बाई टेकिंग B इज इक्वल टू A, मतलब ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कन्वर्सली में, तो B के जगह पे अगर मैं A पुट कर देता हूं तो इस तरीके का चीजें हमें मिल जाएगा ना। ठीक है, समझ ही आ रहा होगा आपको, क्लियर है क्या? चलो, तो A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो A इंटू A इनवर्स को अभी आप क्या लिख सकते हो? A इंटू A इनवर्स को अभी आप क्या लिख सकते हो? E लिख सकते हो ना, E, क्योंकि सिंस A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, एंड एज A बिलोंग्स टू H एंड H इज ए सबग्रुप ऑफ G, सो A मस्ट बिलोंग टू द सेट G। देखो, A को हमने H पे कंसीडर किया और H G का सबसेट है, सब ग्रुप क्या लिख रहा हूं, H G का सबसेट है, तो A जो है वो G पे भी बिलोंग करेगा। A अगर G पे बिलोंग कर रहा है तो G तो ग्रुप ऑलरेडी हमें पता है, तो G पे तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो A इंटू A इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? E लिख सकता हूँ। तो अभी क्या प्रूफ हो गया? E बिलोंग्स टू H प्रूफ हो गया। मतलब क्या प्रूफ हो गया? कि आइडेंटिटी एलिमेंट H पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट H पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज प्रूफ हो गया। देयरफॉर दे करके लिखो द आइडेंटिटी एलिमेंट will exist in the set H. The identity element will exist in the set H. The identity element will exist in the set H. Okay. The identity element will exist in the set H. In the set H. ठीक है, नीचे लिखो, पैराग्राफ देके लिखो। Again, considering another element B belongs to H. Again, considering another element B belongs to H. Again, considering another element B belongs to H. Considering another element B belongs to H, we can write E B inverse belongs to H. We can write E B inverse belongs to H. We can write E B inverse belongs to H. ठीक है, तो अभी हमने क्या कंसीडर किया? कंसीडरिंग A इक्वल टू E, मतलब A के जगह पे E रख दिया हमने। तो A तो H का एलिमेंट था और H पे E एग्जिस्ट कर रहा है, हमें प्रूफ कर दिया ऊपर वाले पार्ट में ऑलरेडी, तो A को हम E कंसीडर कर सकते हैं। और इसी E इंटू B इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? B इनवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, फॉर ऑल B इनवर्स बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल B इनवर्स बिलोंग्स टू H। मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने लिखे? ये हमने लिख दिए आपका फॉर ऑल B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अभी B तो H पे था, ऑलरेडी दिया हुआ था, तो B इनवर्स भी H पे मिल गया। ठीक है ना, B तो H पे था तो B इनवर्स भी H पे आपको मिल गया।
सही बात है ना, क्लियर है। तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आपने लिख दिया यहाँ पे। तो इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट जो है वो भी एग्जिस्ट कर गया ना सब ग्रुप में। समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक में थोड़ा सा सोच लेता हूँ। बी इनवर्स इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, जहाँ पे बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अच्छा, बी फॉर ऑल बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिखने से तो गलत हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फॉर ऑल बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एज बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एज बी बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि बी एच का एलिमेंट है, तो अगर बी एच का एलिमेंट है और एच अगर जी का सबसेट है तो बी जी का भी एलिमेंट होगा। तो बी अगर जी का एलिमेंट है तो बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी एंड हैंस बी इनवर्स के लिए आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो उसी मदद से आपने ई बी इनवर्स को बी इनवर्स लिख दिया और यहां से प्रूफ हो गया कि बी इनवर्स जो है वो भी एच का एलिमेंट है। सही बात है, क्लियर है? तो नीचे लिखो देयरफॉर एवरी एलिमेंट इन एच, बी तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना एच का, ठीक है। तो अगर बी का इनवर्स एच में बिलोंग कर गया तो बाकी सारे एलिमेंट का इनवर्स एच पे बिलोंग करेगा, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया एच में, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुका है आइडेंटिटी के साथ साथ। क्लियर है? देयरफॉर नीचे देके लिखो एवरी एलिमेंट इन एच हैज इट्स इनवर्स इन एच, एवरी एलिमेंट इन एच हैज इट्स इनवर्स, हैज इट्स इनवर्स इन एच, हैज इट्स इनवर्स इन एच, has its inverse in H, has its inverse in H। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हो गया, इनवर्स और आइडेंटिटी का पार्ट खत्म है। अभी हमें क्या प्रूफ करना है? क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूफ करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। सही बात है, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो लिखो, नीचे लिखो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट, देयरफॉर ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्योंकि बी अगर एच पे बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी एच पे बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है? बी अगर एच पे बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी एच पे बिलोंग करेगा ही करेगा। अभी अभी आपने प्रूफ करके आए कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एच पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी को यूज करके आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ए के साथ साथ बी इनवर्स एक एलिमेंट मिल गया जो एच पे बिलोंग कर रहा है, और अभी आपको पता है कि हर एलिमेंट, हर कोई दो एलिमेंट एच में बिलोंग करने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मान लो ए के जगह पे तो ए ही रहा और बी के जगह पे हमने बी इनवर्स को कंसीडर किया। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच के लिए अगर ये ट्रू है तो फॉर ऑल ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के लिए ये ट्रू होगा ना। और यही क्या है? बी इनवर्स का होल इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स तो वही एलिमेंट होता है, ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू एच आ गया और उसी के साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पे लिख Therefore, AB belongs to H for all A, B belongs to H. For all A, B belongs to H. क्योंकि A और B दोनों के दोनों ही तो H का एलिमेंट है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो therefore नीचे लिख दो H is closed under same operation as in G. सेम ऑपरेशन इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करके आ रहे हैं। Therefore H is closed under same operation as in G, restricted to the elements of H, restricted to the elements of H। ठीक है, और लास्ट में एसोसिएटिविटी बस लिख देने से ही होगा। फिर उसके नीचे लिख दो let A, B, C belongs to H, let A, B, C belongs to H be any three element implies A, B, C belongs to G since H is a subset of G। और अगर G एक ग्रुप है तो G पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है तो H पे भी एसोसिएटिविटी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। खत्म बात। ठीक है, therefore AB into C is equal to A into BC। ठीक है, since
G is, since associativity belongs to H, लिख देना, holds in G and so in H. ठीक है, तो यहां से आ गया, therefore the operation in H is associative also. The operation in H is associative also. फिर नीचे लिख देना, therefore it follows that H is a group itself. H is a group itself and hence H is a subgroup of group G. And hence H is a subgroup of group G. And hence H is a subgroup of group G. तो इसी के साथ साथ पूरा कहानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है और ये प्रूफ भी हो जाता है. क्लियर है? एंड हेंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलिए ठीक है. तो इसी के साथ साथ हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर H G का कोई भी सब ग्रुप है और अगर H पे कोई भी दो एलिमेंट A और B एग्जिस्ट कर रहा है तो A इंटू B इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा. ठीक है. एंड कन्वर्सली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर H एक ग्रुप G का कोई भी एक सबसेट है सच दैट A इंटू B इनवर्स अगर बिलोंग्स टू H हो गया, जहाँ पे A और B दोनों के दोनों H का एलिमेंट है, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू H, देन H मस्ट बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. ठीक है. अगर कभी भी आपको कोई भी चीज़ में सब ग्रुप प्रूफ करने को दिया जाता है और अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हो, दैट इज फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो क्लियरली ये प्रूफ हो जाता है यहीं से कि H जो है वो G का क्या हो जाना है, एक सब ग्रुप हो जाना है. क्लियर है? समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से चीज़ों को. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. आगे यहाँ पे देखो इसी थ्योरम के अंडर पे कुछ नोट वगैरह दिया गया है, उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. नोट नंबर 1 पे क्या लिखा गया है? A non-empty finite subset H of a group G is a subgroup of G if and only if H is closed under multiplication. मतलब क्या कि non-empty finite subset H of a group G, ठीक है, किसी ग्रुप G का non-empty finite subset H अगर मैं लेता हूँ तो वो उसका सब ग्रुप तभी होगा अगर if and only if H is closed under multiplication. मतलब H को क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड होना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे. बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है. ये देखो ऑलरेडी ये नोट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नंबर 5 वाला प्रॉपर्टी उसी को स्टेट करता है. ठीक है. इसका एप्लीकेशन में बता देता हूँ एक आध आपको, है ना. H इक्वल टू 1,11 है और यहाँ पे K इज इक्वल टू ये है R2 सब ग्रुप्स ऑफ U20, है ना, यूनिट्स मॉड्यूलो 20, एज दिस आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20. समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझिएगा बात को. ठीक है. तो ये दोनों के दोनों सेट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 के अंडर पे क्या है, क्लोज्ड है. दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों के दोनों U20 का दो क्या है, पॉसिबल सब ग्रुप है. मतलब अगर मेरे पास, मैं आपको कैसे समझाऊं, इसका एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G. मान लो आपके पास एक ग्रुप है G, ठीक है, और उसका एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है. जैसे यहाँ पे G के साथ आप U20 को रिलेट करो, वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 के अंडर पे क्या है, एक ग्रुप है. ठीक है. तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, कंसीडर करता हूँ आपका G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है, तो G इज ए सब ग्रुप, H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G. ये H जो है वो G का सब ग्रुप तभी हो पाएगा इफ एंड ओनली इफ H इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब H अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे क्लोज्ड हो जाता है तो काम हो जाएगा. ठीक है. मतलब उसी ऑपरेशन के अंडर पे. तो एज यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो दो पॉसिबल सबसेट है ये दोनों, वो दोनों के दोनों ग्रुप भी होगा और ये इसका प्रूफ है. मतलब मान लो ये दोनों के दोनों सबसेट U20 का दो सब ग्रुप होगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? और उसका प्रूफ क्या है वो आपको यहाँ पे नंबर 5 में पता चल जाएगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो याद रख लीजिएगा, सब ग्रुप कमेंट करने का एक और तरीका आपको पता चल गया ये नंबर 5 वाले पे. ठीक है. और वो तरीका क्या है, देखो वो तरीका है कि अगर आपके पास G कोई भी एक ग्रुप है,
ठीक है, और H उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो मान लीजिए G जिस ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप हो रहा है, H अगर उसी ऑपरेशन के अंडर पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर जाता है, देन मैं उसको क्या बोल पाऊंगा, ग्रुप बोल पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब H को सब ग्रुप बोल पाऊंगा G का, ठीक है। H जो एक ऑर्डिनरी नॉन एम्प्टी सबसेट था सिर्फ, वो अब की बार एक ग्रुप हो जाएगा G का, ठीक है। और वो ऑब्वियस है ना, इस स्टेटमेंट से ऑब्वियस है, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर ये चीज होता है तो यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी आ रहा है ना कहीं पे, ठीक है। तो अगर ये चीज होता है तो H G का सब ग्रुप तो होना ही है, ठीक है। तो घूम फिर कर के यही चीज आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो क्लोजर मतलब A इंटू बी बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो H अगर G का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है और H के सारे एलिमेंट अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है उसी ऑपरेशन के अंडर पे, जिस ऑपरेशन के अंडर पे G ग्रुप बन रहा है, तो H जो है वो G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी में लिखा गया नंबर 2 में एग्जाम्पल में कि अगर इसी थ्योरम में आप ऑपरेशन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन से एडिशन कर देते, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज होकर के क्या आ जाता, देखो ये कंडीशन चेंज होकर के ये आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे A इंटू बी इनवर्स है, मतलब क्या, A स्टार इनवर्स एलिमेंट ऑफ B, ऐसे ही तो आया ना। तो अगर मैं स्टार के जगह पे एडिशन लगा देता हूं तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ B क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। दैट इज A माइनस बी बिलोंग्स टू H होना पड़ेगा, या फिर माइनस A प्लस बी बिलोंग्स टू H होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ना इस तरीके से भी प्रूफ दिया जा सकता है, A इनवर्स इंटू बी। हमने तो A इंटू बी इनवर्स कराया आपको, आप घर पे A इनवर्स इंटू बी वाला भी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा एडिटिंग करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो कि A माइनस बी बिलोंग्स टू H, ये वाला चीज भी आपको याद रखने के साथ साथ इसका प्रूफ भी आपको ट्राई करना चाहिए घर पे खुद से, बस ऑपरेशन को चेंज करना है, बाकी पूरा कहानी सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आप जरूर इनको एक्सरसाइज के हिसाब से ट्राई कीजिएगा घर पे, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रूफ, दैट इज नंबर 4 वाला प्रॉपर्टी के ऊपर। नंबर 4 प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, देखो, ठीक है, वही क्लोजर प्रॉपर्टी का लॉजिक ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है ना। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if A comma B, if and only if A comma B belongs to H implies AB belongs to H। समझ रहे हो ना, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और A belongs to H implies A inverse belongs to H, ठीक है। तो एडिशन के लिए ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस बी आ जाएगा और A इनवर्स के जगह पे माइनस A आ जाएगा, ये आप समझ ही रहे हो। एडिशन के लिए इस तरीके से चेंजेस होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है तो थोड़ा सा चेंजेस करने से एडिशन के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी ये प्रूफ इधर आ जाएगा, इसको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ नंबर 5 को, आप इसको भी एक्सरसाइज के हिसाब से ट्राई कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इधर वाला नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा और ये वाला भी आपका होमवर्क रहेगा, तीनों को आप ट्राई कीजिएगा, एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर के एग्जाम में आपको ईजी होगा आपके लिए चीज़ों को करना। तो अभी हम 4 वाला कर लेते हैं, 4 को एक बार समझ जाते हैं, सिंपल चीज़ है, जो हमने 3 ही मेन पार्ट है ना, 3 वाला प्रूफ जो है वही मेन है, उसके ऊपर बेस करके ये सारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्लियर है क्या। चलो 3 ही मेन पार्ट, ये बाकी सारे के सारे 3 वाले स्टेटमेंट से ही ऑलरेडी कंक्लूड हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा नंबर 4 वाला प्रूफ अपन बता रहे हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन जो लिखा गया है स्टेटमेंट उसी के हिसाब से बता रहे, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, then by definition it follows that 1 and 2 holds, by definition it follows that 1 and 2 holds। मतलब क्या, H अगर G का सब ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा, इसमें तो प्रूफ करने का कुछ है ही नहीं, इसमें तो प्रूफ करने का है ही नहीं, देयर इज नथिंग टू प्रूफ, ठीक है। क्योंकि H अगर G का सब ग्रुप हो गया तो ये दोनों तो होगा ही होगा ना, इसमें बोलने वाली बात है थोड़ी ना। बट अगर ये दोनों होता है तो H G का सब ग्रुप कैसे होगा वो आप एक बार बता दो, ठीक है। कन्वर्सली लिखो, कन्वर्सली लेट द गिवन कंडीशंस होल्ड्स इन H, मतलब क्या,
चलो मैं इलेबोरेट करके लिखा देता हूँ. कन्वर्सली लेट H be any non-empty subset of G, subset of group G, such that रोमन 1 दे करके लिख देना. A, B belongs to H implies AB belongs to H. इसी का मतलब ही ये गिवन कंडीशन होल्ड कर रहा है. और A belongs to H implies A inverse belongs to H. 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 लिखो. By condition 1 we can state that closure property holds in H. यहाँ से तो डायरेक्टली पता चल रहा है अगर H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, सच दैट ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड्स कर रहा है तो क्लियरली दिख रहा है ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है. तो डायरेक्टली लिख सकते हो बाय कंडीशन 1 वी कैन स्टेट दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन H. अगेन A, B, C belongs to H implies A, B, C belongs to G. वही लॉजिक है पुराना वाला सेम. implies AB into C is equal to A into BC. A into BC. Hence associativity holds in H. Hence associativity holds in H. Also by Roman 2 we can state that A belongs to H implies A inverse belongs to H. A inverse belongs to H. And so by Roman 1 we have, अगर ये दोनों के दोनों H पे बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H पे बिलोंग करेगा. और इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब ही है E. और ये लॉजिक आप कहाँ से दोगे, इसको E कैसे लिखें. सिंस A into A inverse is equal to E is equal to A inverse into A for all A belongs to G. As A belongs to H and H is a subset of G, so A belongs to G और inverse property holds. Inverse property holds. किसके लिए होल्ड कर रहा है, G के लिए होल्ड कर रहा है. उसके मदद से हमने A into A inverse को E कंसीडर किया और इसी जगह से प्रूफ हो जाता है कि E H में बिलोंग कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसके बाद ही आप लिख दो does H has identity. ऐसे लिखने से ही होगा does H has identity. ठीक है. And by Roman 2 we can state that inverse of each element of H is in H. Inverse of each element of H is in H. Hence H satisfies all the conditions in the definition of a group, and thus it forms a group, and therefore a subgroup of, and therefore H is a subgroup of G, and therefore H is a subgroup of G. Hence proved. ठीक है. तो ये कुछ भी नहीं है 4 वाला 5 वाला, ये सारे के सारे 3 का ही पार्ट है. मेन मुद्दा 3 है. 3 जिसको समझ आ गया उसको बाकी सारा कहानी क्लियर रहेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है. ठीक है. बस ये 5 का स्टेटमेंट याद कर रख लेना. ये सारे के सारे स्टेटमेंट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूज़ करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जैक्टली हमारे पास इसी फ्लेवर में क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. क्लियर है. तो ये जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उधर A इनवर्स B वाला, इधर आपको ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला नोट है ना, और 5 वाला ये ज़रूर आप अच्छे से कर लीजिएगा. इनफैक्ट आप ये वाला भी कर सकते हो एडिशन के लिए क्या होगा. ठीक है. तो एक आध कर लेने से ही हो जाएगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको चीज़ें पता होगा. मेरा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरा कवर कर दिया. अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए खुद का बेसिक्स कोर्स स्टिक करने के लिए आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस करके रख सकते हो. क्लियर है. और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. तो चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से. ठीक है. लेट G be an abelian group. Let G be an abelian group. Let G be an abelian group with identity E. With identity
एलिमेंट E, सही है, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट E, thus with identity element E, thus तो मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रूव दैट H is equal to X belongs to G such that X square is equals to E is a subgroup of G, is a subgroup of G. नंबर टू आप बता सकते हो, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बस एज को मैं चेंज कर रहा हूँ, एज को चेंज करके दूसरा एलिमेंट दे रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। क्लियर है। और नंबर 3 एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स is a subgroup of z comma plus, और दूसरा set of odd integers is a subgroup of z comma plus। ये तीन ही क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये तीन ही क्वेश्चन करते हैं, आगे और वैरायटीज हम देखने वाले। क्लियर है। चलो, तो अगर यहाँ पे करने जाए पहला क्वेश्चन को, तो आप कैसे करोगे, ज़रा ध्यान से इस चीज़ों को समझ करके बताइएगा ज़रा, कैसे करेंगे आप, सोचेंगे कैसे प्रॉब्लम को। एक बार चीज़ें बताइएगा आप, पूरा कहानी वहीं पे क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, हाँ मतलब एच जो आपके पास सेट दिया हुआ है, वो उसका एलिमेंट कौन है, उसका एलिमेंट एक्स है, एक्स ही उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, सही है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ओके, तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से, लॉजिक्स में आपको लिख रहा हूँ, एक मिनट। ई स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, ठीक है। देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो एच इज नॉन एम्प्टी, ये आपको बता सकता हूँ मैं। सो एच इज नॉन एम्प्टी, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ फॉर ऑल a comma b belongs to H such that a square equal to E and b square equal to E, we have a b inverse whole square is equal to a b inverse into a b inverse। कैलकुलेशन करते करते ये e इनवर्स के इक्वल आ रहा है, मतलब वही चीज़ है, ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स का होल स्क्वायर, और वही चीज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल इनवर्स के इक्वल आ गया, तो वही ई इंटू ई इनवर्स है, तो ई। सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि G एक एबिलियन ग्रुप आपके पास है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट E दिया हुआ है। G अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू BA होगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे जा रहा हूं तो, ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी ले लो, बोला नहीं है। तो ये सेट जो है वो G का एक सब ग्रुप है, आपको बताना है। अभी इस सेट में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो G के ही एलिमेंट आ रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट नहीं समझते हो, वो ऑर्डर वाला चीज जहां पे जनरेट हो रहा है, वो चीज जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है वही हो जाएगा। मतलब एच के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहा है जो जिसका स्क्वायर, मतलब G के वो सारे एलिमेंट आएगा जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। समझ रहे हो ना, जिसको दो बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्टार एक्स
अगर आप स्टार को मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि H एक सबसेट है G का, और उस सबसेट में कौन से एलिमेंट आ रहा है, उस सबसेट में वही एलिमेंट आ रहा है जहां पे G का एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। मतलब G के वो सारे एलिमेंट H पे बिलोंग करेगा जिसका स्क्वायर या फिर जिसको 2 बार ऑपरेट करने से वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट, ये रहा हमारा स्टेटमेंट। अभी हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो हमने अभी आपको बोला है कि सब ग्रुप टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि अभी अगर आप चारों के चारों कंडीशन ना भी प्रूफ करना चाहो तो भी बच पाओगे, ठीक है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो मामला साफ क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा। कि अगर मैं बोलूं कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू H, AB बिलोंग्स टू H अगर हो जाता है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H अगर होना चाहिए, अगर ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा? मैं क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सब किसी भी नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसी थ्योरम को यूज कर रहा हूं। तो अगर मेरे को AB इनवर्स बिलोंग्स टू H प्रूफ करना है, मतलब AB इनवर्स को अगर इसका कोई एलिमेंट होना है, तो AB इनवर्स का जो स्क्वायर होगा वो E के इक्वल आना पड़ेगा। तो मेरे को अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना होगा? AB इनवर्स का स्क्वायर जो है वो E के इक्वल प्रूफ करना होगा। वही मेरा इकलौता काम होगा, और तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, जरा ध्यान से देखो, अभी A और B में H का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। अगर A और B H का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, तो A और B H का डेफिनेशन को फॉलो करेगा। A और B H पे कब होगा? जब A² का वैल्यू E और B² का वैल्यू E होगा, तभी तो A और B H पे बिलोंग करेगा ना, ठीक है। तो देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया AB इनवर्स होल स्क्वायर, उसको मैंने क्या लिख दिया? AB इनवर्स इंटू AB इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। A² को A इंटू A बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से अगर और एलाबोरेटली आप देखना चाहते हो चीज़ों को, तो आप ऐसे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा दिया, मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो A और B जो है वो अगर H में बिलोंग कर रहा है तो G पे तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि H जो है वो G का ही सबसेट है, तो ग्रुप तो होगा ही होगा, तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगा ही। क्लियर है क्या? तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, है ना। देन अपन एबिलियन ग्रुप बोल करके दिया है, एबिलियन ग्रुप। तो एज ये एबिलियन ग्रुप है, एज ये एबिलियन ग्रुप है, तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन वापस एसोसिएटिविटी अगर लगा देते हैं तो ये B इनवर्स का होल स्क्वायर इंटू A आ जाता है, और यहाँ पे वापस कॉम्यूटेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे वापस कॉम्यूटेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके इक्वल, समझ में आ रहा है ना। और अभी मैं B इनवर्स का होल स्क्वायर और B² का होल इनवर्स इक्वल होगा, लिख सकते हैं। स्क्वायर और इनवर्स को इंटरचेंज करके आराम से कोई भी B इनवर्स का होल स्क्वायर और B² का होल इनवर्स इक्वल होगा, बिल्कुल, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि अभी मैं A² को क्या बोल रहा हूँ, A² को मैं क्या बोल रहा हूँ? A² को तो E बोल रहा हूँ, और B² भी मेरे पास E है, तो E का इनवर्स तो E ही होगा ना, है ना। आप जानते ही हो कि E अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E इनवर्स इक्वल टू E इनवर्स E के इक्वल होगा, तो ये E के इक्वल आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर E के इक्वल आ गया, मतलब ये H का एलिमेंट होगा, जहाँ पे A और B भी H का एलिमेंट था, ठीक है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, तो ये H G का सब ग्रुप प्रूफ हो गया बाय दिस थ्योरम नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। और इस H को जो नॉन एम्प्टी सेट पहले प्रूफ करना होगा, उसका लॉजिक क्या होगा कि E² इक्वल टू, आप E बता सकते हो कि E स्टार E तो E के इक्वल आएगा ही ना, ठीक है। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर होता है तो भी एटलीस्ट एक एलिमेंट तो H पे बिलोंग करेगा ही करेगा, तो ऑब्वियसली H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो कितने सारे लॉजिक्स यूज हुआ, उनके ऊपर आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी ए बी एलिमेंट है, ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स, वो सारे के सारे जी के भी एलिमेंट होगा, क्योंकि एच जी का सबसेट है। सही बात है। अगर एच पे आप कंसीडर करते हो तो डेफिनेटली वो सारे के सारे जी पे भी होगा, और जी पे होने के साथ साथ एज जी एबिलियन ग्रुप है तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी उनके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। एबिलियन ग्रुप होना बहुत ही नेसेसरी है यहाँ पे। अगर एबिलियन नहीं होता है तो इस तरीके से आप इसको इंटरचेंज नहीं कर पाओगे, और अगर इंटरचेंज नहीं कर पाओगे तो यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, रिजल्ट निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए एबिलियन ग्रुप होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी फेल हो जाता है तो आप फंस जाओगे बुरे तरीके से, ठीक है। ए इंटू बी इनवर्स को बी इनवर्स इंटू ए आप लिख ही नहीं पाओगे, तो ब्रैकेट में ये सारे रीजन आप लिखिएगा, वाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंस है ना जी इज अ एबिलियन ग्रुप। लिखने से भी होगा, ना लिखने से भी होगा, बट लिख लीजिएगा मेरे ख्याल से,
ठीक है। और क्यों जी पे आप सारे प्रॉपर्टीज लगा रहे हो, रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ए बी अगर एच में बिलोंग करता है तो उसको जी पे भी बिलोंग करना होगा, क्योंकि एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। चलो, मतलब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम ये थियरम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, अभी जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, उसमें बस इतना सा चेंजेस है कि अब की बार एच का जो एलिमेंट होगा वो जी का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होगा, बस, और कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करना होगा। बस अब की बार एच का जो भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे जी का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बात समझो, मतलब अगर मैं बोलूं a, b बिलोंग्स टू जी, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर एच पे होगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर जो होगा वो एच का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं ना, ये भी एच का एलिमेंट होगा, ये भी क्या होगा, एच का एलिमेंट होगा। समझो मेरी बात, ये अगर एच का एलिमेंट हो जाता है, अगर ये चीज एच का एलिमेंट हो जाता है ना, ये कैसे आपने बोल दिए, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी अपने बोल दिए, ठीक है। तो अगर इसको सब ग्रुप आपको प्रूफ करना है तो डेफिनेटली आपको क्या प्रूफ करना होगा कि एच के जो एलिमेंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर बिलोंग्स टू एच है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का इनवर्स भी एच पे बिलोंग कर रहा है, ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का इनवर्स भी एच पे बिलोंग कर रहा है, ये आपने क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखे हो, क्योंकि बी स्क्वायर अगर एच में है तो बी स्क्वायर का इनवर्स भी एच पे बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब एच में तो होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो बी स्क्वायर का इनवर्स भी एच पे बिलोंग करेगा, सही बात है ना। क्योंकि देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर एच में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी पे भी होगा, तो अगर जी पे आ रहा है तो जी पे अगर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं, हाँ, अगर जी पे आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स भी जी पे बिलोंग करेगा, क्योंकि जी तो ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है ना। तो जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स भी जी पे बिलोंग करेगा, सही बात है, क्लियर है। तो इसी लॉजिक से अपन चीजों को क्लियर कर सकते हैं यहां पे, सही है दोस्त, है ना। इसी लॉजिक से हम चीज़ों को इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बट एक डाउट मेरे को रह गया यार यहाँ पे कि बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच तो नहीं बोल पाएंगे ना, एच कैसे बोलेंगे, एच में कैसे कंक्लूड करेंगे हम। एच पे बोलने के लिए तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एच कैसे बोलोगे यार, एच तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, खैर मैं इसको एक बार सोच के आपको बताता हूँ, एक मिनट रुके, सोचना पड़ेगा जो भी है। अगला क्वेश्चन, स्टेट ट्रू फॉल्स सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस एस, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑड इंटीजर्स में जीरो है ना, जीरो तो सॉरी जेड कॉमा प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, तो जीरो तो ऑड इंटीजर्स में बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना, जीरो तो ऑड इंटीजर्स में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। अगर जीरो ऑड इंटीजर्स में बिलोंग ही नहीं करता है तो ये कैसे सब ग्रुप हो पाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट आपको पता है कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये तो बिलोंग नहीं कर पाएगा। बट इवन इंटीजर्स का सेट में तो जीरो प्रेजेंट होगा, दैट्स वाई ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे के थ्योरम्स के साथ इसको मैं आपको बताता हूँ, नंबर वाले टू वाले को। तो चलिए अभी बता देते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। और पहला वाला सवाल वही था यार, मैं मिस्टेक कर लिया था, ये देख लो, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ए कॉमा बी जी का कोई भी एलिमेंट है तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एच का एलिमेंट होगा, ये तो सही बात है। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है तो मैं क्या प्रूफ करूँगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
फॉर ऑल ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल इनवर्स एच में बिलोंग कब करेगा, जब ये किसी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल इनवर्स जो है उसको इजीली आप ए बी इनवर्स का होल इनवर्स एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था उसी में प्रूफ करके दे दिया था कि इस चीज़ को इसमें कैसे प्रूफ करते। ठीक है, एबिलियन ग्रुप अगर है तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाता है मतलब ये एलिमेंट किसी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, जहाँ पे अंदर वाला एलिमेंट जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो एलिमेंट उस ग्रुप में होना पड़ेगा। तो ए और बी अगर एच में है, जी पे है, तो ए बी इनवर्स भी जी पे होगा, तो ए इंटू बी इनवर्स भी जी पे होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसी जी का एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो तो डेफिनेटली एच का ही एलिमेंट होगा, मतलब ये चीज़ जो है वो एच का एलिमेंट है। और अगर ये चीज़ एच का एलिमेंट प्रूफ हो गया मतलब समथिंग इनटू समथिंग इनवर्स एच का एलिमेंट हो गया, जो कि सब ग्रुप का डेफिनेशन है। और इसी के साथ साथ प्रूफ हो जाता है कि ये जी का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को आप अपने सुंदर तरीके से अपना नोट्स में ऐड करके लिख लीजिए। मतलब नंबर 1 वाला तो मैंने करके ही दिया था थोड़ी देर पहले, और उसी अंदाज में अब इसको लिख करके प्रॉपरली अपना नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको, बट इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल आता है तो इन दोनों प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो अच्छे से आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। मतलब अब की बार हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या एक सब ग्रुप होगा, दो सब ग्रुप का यूनियन क्या एक सब ग्रुप होगा, वो सब का बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो पहला थ्योरम देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप जो है वो एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है, उसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए लिखा देता हूँ। नंबर 1 का प्रूफ लिखिएगा आप, थ्योरम नंबर 1 का लिखिए, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स, let H and K be two subgroups of a group G, and let E be the identity element of G, and let E be the identity element of G. Then E is also the identity element of both H and K. Then E is also the identity element of both. Then E is also the identity element of both H and K. Identity element of both H and K. E is also the identity element of both H and K. Therefore E belongs to H intersection K. है ना, ये अगर G का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो H और K का भी होगा, तो H इंटरसेक्शन K का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो H और K का आइडेंटिटी एलिमेंट अगर E है तो H इंटरसेक्शन K का भी E ही होगा। क्लियर है? देयरफॉर यहाँ से प्रूफ हो गया कि H इंटरसेक्शन K एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G. Therefore H intersection K is a non-empty subset of G, is a non-empty subset of G. Let आगे लिखो, let A, B belongs to H intersection K. A, B belongs to H intersection K are any elements. Let A, B belongs to H intersection K are any elements. Implies A, B belongs to H and A, B belongs to K. सही है, ये दोनों के दोनों जगह पे प्रेजेंट होगा। तो अगर A, B H में प्रेजेंट होता है तो A B इनवर्स भी H में प्रेजेंट होगा और A B इनवर्स भी K में प्रेजेंट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ K, G and K is a subgroup of G. H and K both are subgroup of G, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो A
ए बी हमने एच को इंटरसेक्शन के पे कंसीडर किया था, है ना, तो ए बी एच में भी आया, ए बी के में भी आया, तो एच और के तो सब ग्रुप है, तो उस जगह पे ये डेफिनेशन भी चलेगा। तो अभी ये तो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, अगर ये चीज़ एच में होता है और यही चीज़ अगर के पे भी होता है तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये चीज़ एच इंटरसेक्शन के पे भी बिलोंग करेगा। तो ए बी कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के अगर है, और हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के पे अगर प्रेजेंट हो जाता है, तो यहाँ से क्लियरली प्रूफ हो जाएगा देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। देयरफॉर एच इंटर मतलब देयरफॉर एक और लाइन लिख सकते हो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, है ना, वही था आपका सब ग्रुप का डेफिनेशन। देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है एच इंटरसेक्शन के दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप जो है वो भी एक सब ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा हमेशा क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा एक सब ग्रुप होगा ही होगा। ये आपका एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 1 भी, पहले वाला थ्योरम नंबर 3 की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ आता है जहाँ पे हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। दैट इज, मान लीजिए फैमिली कलेक्शन ले लेते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ना होकर के यहाँ पे n डिफरेंट सब ग्रुप्स का अगर इंटरसेक्शन हो जाता है तो भी वो एक सब ग्रुप होगा उसी ग्रुप का। समझ में आ रहा है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शंस में मतलब मेरे को पता नहीं है कि कितने इंटरसेक्शन आप ले रहे हो। ठीक है, फाइनाइट नंबर इतना पता, बट कितना है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन Hn का अगर मैं बात करूं तो वो भी एक सब ग्रुप होगा G का, अगर H1 H2 H3 डॉट डॉट Hn सारे के सारे G का सब ग्रुप है तो उसी चीज को लिखने का तरीका ये होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, H लैम्डा सफिक्स में स्मॉल लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप मान सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी रियल एनालिसिस में भी आपको मिला था बहुत सारी जगह पे इस तरीके का सिंबल, जब लास्ट सेमेस्टर में आप किए होंगे। ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन मतलब n डिफरेंट सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो बी एन आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी कलेक्शंस ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G वेयर ईच H लैम्डा इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ऑब्वियसली, है ना। H लैम्डा जो है वो हर एक H लैम्डा एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा किसका, G का। डेफिनेटली ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो अभी ये क्लियरली एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, ठीक है, देन ये तो सारे के सारे H लैम्डा का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि H लैम्डा जितने भी आएंगे वो सारे के सारे G का सबसेट ही होगा, सब ग्रुप अगर है तो सबसेट ही होगा। तो E तो उधर भी प्रेजेंट होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सारे सब ग्रुप का भी सेम होता है। ठीक है, तो अगर सारे H लैम्डा का आइडेंटिटी एलिमेंट E है तो सबका इंटरसेक्शन में भी E ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि H लैम्डा इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। एग्जैक्टली थ्योरम 1 का स्टेटमेंट उठा करके सेम टू सेम प्रूफ करना है। प्रूफ का लॉजिक पूरा सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बोलेंगे कि अभी अगर हमें इंटरसेक्शन सबका इंटरसेक्शन को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस होने से ए बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। तो क्लियर चीज है, अगर ए कॉमा बी सबका इंटरसेक्शन में अगर प्रेजेंट होता है तो ए कॉमा बी सारे के सारे सब ग्रुप में भी प्रेजेंट होगा। ए कॉमा बी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 डॉट डॉट सारे सेट्स का इंटरसेक्शन में अगर प्रेजेंट होता है तो सारे सेट में भी तो प्रेजेंट होगा ना, नहीं तो इंटरसेक्शन में कैसे आएगा। तो अगर वो सारे सेट में प्रेजेंट हो जाता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी इनवर्स जो होगा वो H लैम्डा में बिलोंग करेगा, क्योंकि H लैम्डा तो सब ग्रुप है ना। ए और बी अगर H लैम्डा यहाँ पे n डिफरेंट सब ग्रुप्स को इंटरप्रेट कर रहा है, ये कोई यूनिक सब ग्रुप नहीं है। यहाँ पे आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का मतलब ये जनरलाइज करके लिखा गया है, ये बहुत सारे सब ग्रुप्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो सब ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर H लैम्डा कोई भी एक सब ग्रुप हो तो A कॉमा बी अगर उसमें होता है तो ए बी इनवर्स भी उसमें होगा बाय थ्योरम नंबर 3 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, क्योंकि H लैम्डा G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ए बी इनवर्स उस यूनिक मतलब मान लो H लैम्डा n डिफरेंट सब ग्रुप्स है, उनमें से अगर एक सब ग्रुप में भी अगर ए बी इनवर्स हो गया
तो बाकी सारे में भी तो ए बी इनवर्स होगा ना, क्योंकि लेमडा तो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, तो सारे के सारे सब ग्रुप्स में ए बी इनवर्स प्रेजेंट होगा। अगर सारे के सारे सब ग्रुप्स में ए बी इनवर्स प्रेजेंट होगा तो उन सबका इंटरसेक्शन में भी ए बी इनवर्स प्रेजेंट होगा ही होगा, और वहीं से पता चल जाता है एंड हेंस दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हमने ए और बी इज इंटरसेक्शन में कंसीडर करके ये प्रूव कर दिए कि ए बी इनवर्स भी इस इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा, जो कि सब ग्रुप का डेफिनेशन था। याद है ना प्रॉपर्टी नंबर 3। देयरफॉर आप ये प्रूव कर दिए कि इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो होगा वो जी का एक सब ग्रुप होगा ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इंटरसेक्शन में आपको थ्योरम नंबर 1 भी पूछा जा सकता है और 2 भी पूछा जा सकता है, और अगर यूनियन का बात करें तो यूनियन में ये नोट नंबर 1 या 2 कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप में क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप हमेशा जो सब ग्रुप होगा वो नेसेसरी नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक कंडीशन के ऊपर बेस करके वो हमेशा सब ग्रुप होता है। वो कंडीशन कौन सा है हम नोट नंबर 2 में देखेंगे। पहला देखो क्या लिखा गया है, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप मे नॉट बी ए सब ग्रुप। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, है। अगर है तो प्रूफ करो, है ना, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करो। तो होगा तो नहीं कभी, तो आप उसको एक एग्जांपल से बता सकते हो। जैसे देखो एज यहाँ पे 2n मतलब 2 का मल्टीपल सारे इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स का कलेक्शन है जो 2 से 2 का मल्टीपल है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि k जो है वो आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो क्लियरली h और k जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का तो सबसेट है ही है, मतलब h और k दोनों के दोनों z का तो सब ग्रुप होगा ही होगा, है ना। बट अगर मैं इनको यूनियन ले लूंगा, अगर मैं इनका यूनियन ले लूंगा तो वो z का सब ग्रुप नहीं हो पाएगा अंडर यूजुअल एडिशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्लियर होगा आपको, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। बस वही चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अगर ये चीज आप समझ जाते हो अच्छे से, और तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं है। क्लियर है दोस्त? चलो चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभी आपको बोला जा रहा है क्या, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे H यूनियन की K अगर मैं लेता हूँ तो H यूनियन K क्या आएगा, यहाँ पे H यूनियन K पे 0 आ जाएगा, +-2 +-3 +-4 +-6, ये सारे के सारे आ जाएगा। ठीक है, तो ये Z का सबसेट तो है, ये Z का सबसेट तो है, बट ये सब ग्रुप क्यों नहीं हो पाएगा H यूनियन K? ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, अच्छा नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी तो आ जाएगा, 2 का मल्टीपल है ना, यूनियन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेट, अच्छा यहाँ पे तो ऐड करना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ और यहाँ से -3 ले लेता हूँ और दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो आंसर -1 आएगा। तो -1 तो H यूनियन K पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गया, मतलब ये क्या होगा, सब ग्रुप नहीं हो पाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसीलिए यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप, जबकि ये दोनों सब ग्रुप है बट H यूनियन K सब ग्रुप नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप हमेशा सब ग्रुप होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ऐसा नेसेसरी होगा, कब होगा, अगला पॉइंट देखो। यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। मतलब अगर एक दूसरे में पूरा पूरा कंटेन कर रहा है, मतलब एक दूसरे का सबसेट अगर हो जाता है, तब यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप होगा। क्लियर है? क्योंकि आप समझ ही रहे हो, बड़ा सिंपल से, अगर एक दूसरे का सबसेट हो जाता है तो इंटरसेक्शन या फिर यूनियन अगर आप करोगे तो बड़ा वाला ही आएगा। अगर H K के अंदर है पूरा पूरा, या फिर इक्वल भी आप बोल सकते हो, तो H यूनियन K तो K के इक्वल आएगा ना, और K तो पहले से ही सब ग्रुप दिया हुआ है। अगर K पहले से ही सब ग्रुप दिया हुआ है तो H यूनियन K भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्वियस चीज है। इसको लिखने का तरीका कैसे, आइए देख लेते हैं एक बार। लेट H, K बी 2 सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G and suppose H is a subset of K, then H union K is equal to K which is a subgroup of G। इसमें तो प्रूफ करने का कुछ है ही नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि K जो है और H जो है वो तो सब ग्रुप है, तो यूनियन अगर K आता है तो ये तो सब ग्रुप होगा ही होगा। कन्वर्सली जो है उसको आप एक बार प्रूफ करो अच्छे से कि वन ऑफ देम अगर एक दूसरे का सबसेट होता है तो यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप होगा। तो मान लेते हैं लेट H, K 2 सबसेट्स है G का, है ना, 2 सबसेट्स है G का, such that ठीक है, such that H union K is also a subgroup of G।
ठीक है सर, मतलब अभी आप अच्छा 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 अच्छा, अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ किया था वो इधर से इधर गया था, मतलब अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट होता है तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप होगा। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप है। H और K को दो सबसेट कंसीडर कर रहे हैं और यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप कंसीडर कर लिए। अभी हमें प्रूफ करना है कि अच्छा ये सबसेट कंसीडर करने से नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, सही है बिल्कुल। हम कन्वर्सली कंसीडर कर रहे हैं कि H और K कोई भी दो सेट है सच दैट उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप ऑफ G है। अगर उनका यूनियन सब ग्रुप ऑफ G है तो H और K को, मतलब H और K में से एक दूसरे को कंटेन करना होगा, मतलब एक दूसरे का सबसेट होना पड़ेगा, वो प्रूफ करना पड़ेगा। वही शो वन ऑफ देम मस्ट कंटेन इन द अदर, मतलब हमने अभी कंसीडर किया कि दो सेट का यूनियन जो है वो G का एक सब ग्रुप है, तो अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि H K का सबसेट होगा या K H का सबसेट होगा। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। देखो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये जो एजम्पशन है वो ट्रू नहीं है, मतलब H K को कंटेन नहीं करेगा या फिर K H को कंटेन नहीं करेगा। हमने गलत चीज एज्यूम कर ली है पढ़ने। तो अगर ऐसे होता है, मतलब x अगर H में होगा तो x K पे नहीं होगा, y अगर K पे होगा तो y H पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी आप पहले कंसीडर तो करके आए थे ना कि x, y H यूनियन K पे है, मतलब H यूनियन K को आपने सब ग्रुप तो कंसीडर किए थे ना। तो अगर मैं x, y H यूनियन K पे कंसीडर करता हूं और एज H यूनियन K एक सब ग्रुप है, एज H यूनियन K एक सब ग्रुप है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। तो x इंटू वाई जो है वो भी क्या होगा, H यूनियन K पे बिलोंग करेगा। तो x इंटू वाई अगर H यूनियन K पे बिलोंग करेगा तो x इंटू वाई H पे बिलोंग करेगा या फिर x इंटू वाई K पे बिलोंग करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कंसीडर कर लिए ना कि ये सब ग्रुप है, पहले ही तो कंसीडर करके आए हो ये सब ग्रुप है। तो x, y अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो x इंटू वाई भी तो इसमें बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा, मतलब x इंटू वाई H पे भी होगा या फिर x इंटू वाई K पे भी होगा। अभी मजेदार चीज है, देखो यहां से आ गया x इंटू वाई H पे है या तो x इंटू वाई K पे है। मान लेता हूं अगर x इंटू वाई H पे है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू H है हमारे पास, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू H हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो x इंटू वाई अगर H पे होता है और x बिलोंग्स टू H अगर है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये H पे है, अगर ये H पे है तो इसका इनवर्स इंटू एक्स वाई जो होगा वो भी H पे होगा। बोल सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि H जो है वो तो सब ग्रुप है ना आपका, H जो है, H और K जो है वो तो G का सब ग्रुप है। समझ में आ रहा है ना, H और K तो सब ग्रुप है। ये जो अपने सेट्स कंसीडर किए, सेट्स ऑफ G, वो तो सब ग्रुप तो है ना, क्लियर है, सब ग्रुप तो होगा। ठीक है ना, H और K जो है वो सबसेट्स यहाँ पे लिखने से भी कुछ नहीं होता, H और K जो है वो सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि H सबसेट ऑफ K होगा या फिर K सबसेट ऑफ H होगा। तो एज H सब ग्रुप है तो X अगर एग्जिस्ट करता है H पे तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये एलिमेंट H पे है, इसका इन्वर्स भी अगर H में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H पे होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट X इन्वर्स इंटू X इंटू वाई H में हो गया। तो इसको अगर मैं घुमा के लिखूँ तो X इन्वर्स इंटू X आ जाएगा E, तो E इंटू वाई H पे होगा और E इंटू वाई को मैं Y लिख पाऊंगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है, ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, H एक सब ग्रुप है, K भी एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो Y बिलोंग्स टू H हो गया। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो आपको बोला जा रहा है कि X अगर H पे बिलोंग करेगा, ठीक है, तो Y कभी भी H पे बिलोंग नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना Y H पे बिलोंग नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो विच इज़ नॉट ट्रू आपके पास आ गया। सिमिलरली नीचे आपने ये दिखा दिए कि अगेन एक्स वाई बिलोंग्स टू के होने से x बिलोंग्स टू के जो हो जाएगा वो भी ट्रू नहीं हो पाएगा। मतलब ऊपर का हमारा दोनों ही एग्जाम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अगर ये एग्जाम्पशन रॉन्ग हो जाता है मतलब इसका कन्वर्स जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, दैट इज आइदर H K का सबसेट हो जाएगा या फिर K H का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑब्वियस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें पूरा आपका ग्रिप में आ जाएगा। सही बात, क्लियर है। चलो, आपने सेकंड पोर्शन में जो भी कंसीडर किए वो क्या कंसीडर किए थे कि आपने ये चीज कंसीडर किए थे कि हम मान लेते यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एक सब ग्रुप है, तो अभी हमें प्रूफ करना है कि वन ऑफ देम दूसरे में कंटेन कर रहा है। तो लेट H एंड K बी टू
सब ग्रुप्स ऑफ G लिख सकते हो, सच दैट H यूनियन K इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अभी हमें ये शो करना है कि H K में बिलोंग नहीं कर रहा है और K H पे बिलोंग नहीं करना है, तो उसका कन्वर्स हमने एज्यूम किए है ना, उसका कन्वर्स हमें एज्यूम सॉरी हमें प्रूफ करना है H K पे बिलोंग कर रहा है और K H पे बिलोंग कर रहा है, तो उसका कन्वर्स ये हमने एज्यूम किया एंड देन उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने आगे चीज़ों को प्रूफ किए। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ से हमें मिल गया था एक्स वाई H पे बिलोंग करेगा या K पे बिलोंग करेगा। अभी अगर एक्स वाई H पे बिलोंग कर गया और X भी H पे बिलोंग कर गया तब तो Y भी H पे बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना, तब यहाँ पे तो ऐसा नहीं मिल रहा है ना चीज़ें, है ना। X अगर H में बिलोंग कर रहा है तो Y तो H पे नहीं बिलोंग करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, Y तो H पे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ की वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही, क्योंकि X और Y अगर दोनों H और K पे बिलोंग करता है तो किसी भी हालत में X और Y मतलब कन्वर्सली H और K पे बिलोंग करने नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है वो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं ये रॉन्ग एग्जाम्पशन है, तो हमारा इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, दैट इज दिस मस्ट बी ट्रू। क्लियर है, चलिए तो इसी के साथ साथ हमारा थियरम्स रिलेटेड टू सब ग्रुप्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, ये पूरा टॉपिक खत्म होता हुआ है ना इसी लेक्चर के साथ साथ। अभी हमारा अगला लेक्चर से जो स्टार्ट होगा टॉपिक वो है आपका नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ये पोर्शन देखेंगे एंड देन हम कोर्सेट्स को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, एंड कोर्सेट्स के बाद ही आपका लैग्रेंजेस थ्योरम, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप खत्म हो जाएगा यूनिट। क्लियर है क्या, तो और मैक्सिमम मान लीजिए 2 से 3 लेक्चर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 2 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर, क्या पता 2 लेक्चर में भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं बोल सकता इसका, 2 लेक्चर में भी हो सकता है, आराम से चांसेस है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगर प्रॉपरली अपना नोट्स बना लीजिएगा आप, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स अगर है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली। क्लियर है, तो बस पढ़ते रहिएगा और जो भी होमवर्क दिया गया अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा टाइम टू टाइम, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और चीज़ें का हल निकाल पाओगे आप अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं दोस्त, अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिएगा और होमवर्क रेगुलरली कर लेना।